नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी परिचर्चा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित। हर बार की तरह आज फिर एक समसामयिक, महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय। और मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो वाकई आज के समय की पुकार है, ज़रूरत है। क्योंकि हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो विषय हम सबके जीवन में एक पर्याय की तरह है, हम सबके जीवन का हिस्सा है। क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। सबसे खुशी की बात यह है कि 237वें पायदान पर आज हम पहुंच गए हैं। परिचर्चा के 237वें एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और आज का जो विषय हमने लिया है वो है, क्या ऑनलाइन शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्थायी भाग बनाना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है या नहीं बनाना चाहिए। जो वक्ता आएंगे उनके अपने अपने विचार होंगे और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कोविड काल से जो ऑनलाइन शिक्षा है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आपने देखा कि किस तरह से जब कोरोना का संकट आया और संकट को दूर तो हमने किया ही, साथ ही शिक्षा की व्यवस्था हमने ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम या ज़ूम या गूगल मीट, इस तरह से जो शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अगर अपने शिक्षा प्रणाली से जोड़ें तो क्या बेहतर रिजल्ट आएगा। इन्हीं सारी बातों को आज हम चर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ वक्ताओं की एक श्रेणी है और बहुत महत्वपूर्ण, और सब एक से बढ़कर एक शिक्षा जगत के दिग्गज हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस ज्वलंत विषय के बारे में, और हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या बेहतर हम शिक्षा की दिशा में कदम उठा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी आज वक्ता के रूप में हैं। आप एमए हिंदी हैं, इतिहास और स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता हैं आप, और वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं। प्रवक्ता हैं शिक्षा निदेशालय दिल्ली, राज्य शिक्षक सम्मान प्राप्त हैं आप। साथ ही डॉक्टर महेश चंद्र जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं BVSS और डायरेक्टर हैं CVF। साथ ही हमारे साथ कोमल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से भी रही हैं, शिक्षिका भी रही हैं, लेकिन आज अभिभावक के रूप में। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे की शिक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं तो माता पिता का होना बहुत ज़रूरी है। और माता के रूप में तो कोमल जी हमारे साथ हैं और पिता का भी दायित्व वो निभाएंगी। पटल के उस पार बहुत सारे हमारे अतिथि वक्ता जुड़ गए हैं, अतिथि श्रोता। सबसे पहले तो राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका। और डॉक्टर तनेजा, हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। दक्षेश पानेरी हमारे इस हिंदी साहित्य संस्थान के एक मजबूत स्तंभ की तरह हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और निरुपमा शर्मा जी कई बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और चलिए बिना किसी विलंब के हम अपने अतिथि वक्ता का स्वागत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, कई बार आप हमारे पहले भी चर्चा में शामिल हुए हैं, और कोमल जी बहुत बहुत अभिनंदन। जी नमस्कार वैभवी जी और कोमल जी, आपको शुभ संध्या। नमस्कार। हमारे साथियों में जो नाम लिए गए उन सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। बहुत अच्छा विषय उठाया है विभा जी ने, तात्कालिक है, सामयिक है, सारगर्भित है, परंतु मैं इसमें सहमति नहीं दे पाऊंगा और न दूंगा कि शिक्षा का आधार ऑनलाइन को बनाया जाए। सर अजय सर मैं आपके पास आऊंगी अभी, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है। आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। ठीक है, मैं अब देखें, अब आवाज ठीक है? उधर का पंखा बंद कर, अब आवाज ठीक है?
थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, आप वॉल्यूम बढ़ा लें, मैं आपके पास आती हूँ और हम आज की चर्चा का शुभारंभ आपके ही द्वारा करेंगे। और देखिए, चर्चा में सबसे बड़ी बात होती है सहमति और असहमति दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि हम एक सिरे पर नहीं जाना चाहते हैं इस चर्चा के माध्यम से। सर, आवाज ठीक है? आवाज स्पष्ट है। हाँ जी, बढ़िया। तो सर, आपने अपने विचार रखने के लिए मेरे सवाल का इंतजार नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात रखें। जी जी, प्रश्न बहुत वाजिब है, जैसा कि मैंने कहा बहुत सामयिक है, सारगर्भित है और तात्कालिक जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, शिक्षा प्रणाली का जो इस समय का जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें ऑनलाइन शिक्षा की बात बड़े जोरदार तरीके से रखी जा रही है, रखी जानी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ बदला है। कोरोना काल ने वैयक्तिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, मतलब प्रत्येक दिशा में कोरोना ने अपनी जो एक कहना चाहिए कि मौजूदगी दर्शाई, उससे हम सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। परंतु ऑनलाइन शिक्षा को मैं उतना ही आवश्यक मानता हूं और उतने ही समय के लिए वैभवी जी आवश्यक मानता हूं, जैसे कि हमारे जीवन में यदि हमें कहीं कोई शारीरिक रोग हो जाए, मानसिक हो जाए, और हम एक समयबद्ध तरीके से और एक निश्चित काल तक ही दवाइयों का प्रयोग करें, बाकी दैनिक चर्या अपनी निरंतर जो थी उसी को बनाए रखें। मैं ऑनलाइन को इतना ही आवश्यक मानता हूं, इससे ज्यादा नहीं। और मैं चूंकि आपके प्रश्न के प्रतीक्षा किए बिना मैंने अपनी बात रखी, तो मैं आपको एक इस संदर्भ में एक तात्कालिक अभी 30 जुलाई को मैं एक सत्र ले रहा था और उस 30 जुलाई को हमारे सम्मुख 10 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे थे। उसमें बहुत सारे बच्चे, आप जान के आश्चर्य करेंगे, विभा जी और कोमल जी और हमारे और अन्य साथी, बच्चों के बोलने में जो उनका तखल्लुस था वो स्पष्ट नहीं था। आवाज तोतला रही थी, लड़खड़ा रही थी, हकलाने जैसी प्रक्रिया उनके शब्दों में और उनके उच्चारण में और उनकी वर्तनी में मैंने पाई। तो मेरे साथ दूसरे जो विद्वत साथी बैठे, तो उन्होंने, तिवारी जी क्या ऐसा है जो इन बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है? तो जो बात मैंने वहां रखी वही बात मैं आज ऑनलाइन को जोड़ करके रख रहा हूं कि हमारे बच्चों ने, विभा जी, आम को काट करके चूस करके खाना छोड़ दिया, केले को छील करके मुंह में दांतों के जरिए चबाकर खाना छोड़ दिया, हमारे बच्चों ने जामुन खाना छोड़ दिया। हर चीज को बच्चों ने लिक्विड फॉर्म में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो लिक्विड मैंगो शेक, बनाना शेक या गाजर का जूस आदि आदि, या आपका मौसमी का जूस, संतरे का, इनसे जो हमारी रसेंद्रिय थी, जो हमारी जीभ का स्लाइवा था, जो हमारे मुख के चलने का क्रम था, वो बिगड़ गया। और उस बिगड़ने से ये हुआ कि अब बच्चे कठिन शब्द, जटिल शब्द उच्चरित नहीं कर पा रहे। ये उदाहरण मैं ऑनलाइन शिक्षा को केंद्र में रख करके दे रहा हूं। ऑनलाइन शिक्षा भी बिल्कुल इसी तौर पर है। वो जूस है, बनाना शेक है कि आप बड़े आसानी से और बड़ी सरलता से पी जाएंगे, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से स्वाद ले पाना, उससे हमारे मुख की आकृति को बनाए रखना, वो संभव नहीं है। उसके लिए ऑफलाइन ही महत्वपूर्ण थी, है, और मुझे लगता है भविष्य में भी ये परिवर्तन पुनः आएगा कि लोग वापस ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन को केंद्र में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात रखी। माइक बंद कर लीजिए जी जी। आपने सिरे से इस बात को नकार दिया है आज की परिस्थिति में कि जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे दांतों से केला खाना छोड़ दिया है उन्होंने, और बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो एक रूटीन था,
एक व्यवहारिकता थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं कम हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको लगा कि ऑनलाइन शिक्षा नहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। कोमल जी, एक माँ होने की हैसियत से इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं आप पहली बार, सबसे पहले तो पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ। एक माँ होने की हैसियत से आपको क्या लगता है, और आप थोड़े समय पहले आप शिक्षिका भी रही हैं, तो अगर दोनों नज़रिए से हम देखना चाहें कि ऑनलाइन शिक्षा, चूँकि आज के समय में देखिए यूट्यूब वगैरह है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, और एक बात और है कि अगर हम इस बात, पहले तो आप ये बताइए कि एक माँ होने की के नाते आप क्या सोचती हैं ऑनलाइन शिक्षा को हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए? उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न आपके पास लेकर आती हूँ। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मैं बस ये जो आज का विषय है ऑनलाइन शिक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बदलते हुए समय के साथ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को न हम पूर्ण तरह स्वीकार कर सकते हैं और न ही उसको नकार सकते हैं। आज ये सिचुएशन है कि इंटरनेट जो है वो हमारी ज़रूरत बन गया है। जब भी हमें कुछ भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो आज वही चीज़ बच्चे भी देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स भी यही यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी वही देख करके आज चैट जीपीटी हो, एआई हो, सबका यूज़ बच्चे भी करने लगे हैं। मेरे विचार से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा किसी विशेष परिस्थिति या आपातकालीन वाली स्थिति में ही सक्रिय होनी चाहिए, जैसा कि हमने कोरोना में देखा। वो उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वही विकल्प उपलब्ध था, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा उपयोग में ली गई। क्योंकि बच्चों के समग्र विकास के लिए जो है ऑनलाइन शिक्षा इतनी आसान नहीं है, अच्छी नहीं है, इसलिए उन बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय जाना और शिक्षक के टच में रहना, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इससे मैं सहमत नहीं होंगी कि ऑनलाइन इसको स्थायी रूप से सक्रिय किया जाए। और दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए, आज प्रत्येक व्यक्ति के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। आज हम तो मिडिल क्लास में आते हैं, महानगरों में सब चीज़ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो उपेक्षित है, जहाँ हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो वो ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यूशन में नहीं रख सकते, एक स्थायी रूप से उनको स्थापित नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा अगर मैं देखूं एक अभिभावक की तरह, तो मैंने कुछ समस्याओं का सामना किया कोविड के काल में भी। जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिलाई अपने, तब मैंने कई समस्याओं का देखा कि जब मेरा बच्चा टीचिंग में अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, तो उसके साथ मुझे भी एंगेज होना पड़ता था। 5 to 6 आवर्स जो वो क्लासेस लेता था, तो उसके साथ मुझे भी अपनी वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता था, जिससे कि मैं अपने कोमल जी, स्वयं की पढ़ाई नहीं कर पाती थी। बिल्कुल बिल्कुल कोमल जी, वो एक अलग दौर था, 6 साल बीत गए। हाँ जी, ऑनलाइन जब शुरू हुआ था तब आपको भी कुछ तकनीक नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता थी, और उन शिक्षकों को भी नहीं पता थी जो पढ़ा रहे थे, क्योंकि हाँ ये जी। एक अलग पैटर्न शुरू हो गया था वो कोविड के दौरान। तो उससे अब बेहतर स्थिति है आज के समय में, तब आप क्या सोचती हैं? वो स्थिति अब नहीं है कि आपको अभी भी जैसे बच्चे का पढ़ना विंटर्स पड़ेगा। में भी अगर आप देखो, विंटर्स में भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं। दिल्ली में जब विंटर्स होती हैं तो 10 to 15 डेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं। उस समय भी बच्चों के साथ हमको, अभिभावक को लगना ही, उनको एंगेज उनके साथ लगना ही पड़ता है। उससे क्या है, हम खुद का स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास एक से अधिक बच्चे हों और समय कक्षाओं का एक ही समय हो, तो अभिभावक के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे एक ड्रॉबैक मैं मानती हूँ कि ये बच्चों के लिए जो है, पेरेंट्स का जो है, ये स्थायी रूप से अगर हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स को। उसके अलावा ऑनलाइन कक्षा के दौरान मैंने ये भी देखा है कि जब 2 क्लासेस के बीच में गैप आता है, 2 कक्षाओं के बीच में जब गैप आता है, तो बच्चा ये सोचता है कि अब एक क्लास ओवर हो गई है, मुझे कुछ और करना है। तो वो अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब्स हैं, गेम्स है, उन सब का वो यूज करने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनके पढ़ाई में रुचि कम होती है, बच्चा अदर एक्टिविटीज करने लगता है। तो ये चीज जो है, ये ऑनलाइन कक्षा का, मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कक्षा इसलिए सुचारू रूप से चलनी चाहिए।
और वैसे अगर देखा जाए तो हम बच्चों को मना करते हैं कि आप मोबाइल्स का यूज कम कीजिए, लैपटॉप से कम रहिए, रेडिएशन में रहेंगे, आपके मानसिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम इस तरह से अगर देखें तो एक तरफ तो हम बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप लोग इनसे दूर रहिए, और एक तरफ हम ऑनलाइन कक्षा के लिए उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। और वो तो इस तरह से बच्चा भी कंफ्यूज होता है कि उसे पढ़ाया मतलब पढ़ना जो है और इसका यूज करना है नहीं करना है। तो एक तरह से बच्चे को ना ये गाइड किया जाना चाहिए कि किस तरह से आपको इसका यूज करना है। और अगर कुछ ठीक है। समझदार बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, वो यूज भी करते हैं उसका अच्छे से, उसका कि वो अपना समय बचा करके और जा करके अपनी क्लासेस लेते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। तो एक एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको एक स्थायी रूप से सक्रिय करना बहुत ही मुश्किल है। जी कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिवादन करना चाहती हूँ। हमारे साथ निरुपमा जी भी जुड़ गई है। निरुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दक्षेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत सभी स्वागत, अभिनंदन। और चलिए, आपने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं एक माँ का जो दर्द होता है बच्चों के प्रति, और एक घबराहट भी है आज के समय में कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, आज ही एक टीवी पर मैं देख रही थी, एक नशा मुक्ति का एक अभियान शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बच्चों से जुड़े हुए हैं। शिक्षा भी बच्चों से है, नशा भी। जिस तरीके से समाज में ये सारी चीजें फैल रही हैं, उसको रोकने के लिए हम सबको एक होकर काम करना है। अ, अजय सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जी। आपको नहीं लगता कि इसको स्थायी करना चाहिए? विभा जी, जैसा कि अभी कोमल जी ने उदाहरण दिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी उन्होंने बातें रखी, चर्चा की, वो अपनी जगह बहुत मार्केबल है, बहुत प्रासंगिक है। मुझे मैं एक और उदाहरण दूंगा कि विभा जी को दिल्ली के किसी इलाके में जाकर के किसी कार्यक्रम के उद्घाटन का अवसर दिया जाए और वो अपने घर से ऑनलाइन बटन दबा करके वो उस उद्घाटन को वहाँ घर से बैठ करके और वो शिलान्यास कर दें, उद्घाटन कर दें, तो मुझे लगता है कि न तो विभा जी संतुष्ट हो पाएंगी और न वहाँ हमारे जैसे जो 500 लोग इंतजार कर रहे होंगे ताली बजाने के लिए और विभा जी के साथ खड़े होकर के एक फोटो खिंचवाने की जो सुखानुभूति पाना चाहते होंगे कि कार्यक्रम में मैं भी शामिल था, दोनों को ही वो अनुभूति नहीं प्राप्त होती। सेम ऑनलाइन के लिए मेरा ये तर्क है। ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी बात हमारे आज के बच्चे कहते हैं कि जी समय बचता है। मैं ये मानता हूं कि जब बच्चा ऑफलाइन क्लास के लिए घर से निकलता है, साधन जो भी हो, चाहे वो पदयात्री हो, चाहे वो किसी और वाहन से जाए, चाहे जिस स्वरूप में वहां पहुंचे, मैं ये भी मानता हूं कि 1 घंटा उसका जाने में और 1 घंटा आने में लग सकता है, 2 घंटे उसके जाया हो सकते हैं, लेकिन उससे उसका जो शारीरिक विकास है, जो उसकी मानसिक अवस्था है, जो उसके मित्रों के साथ उस रास्ते का संवाद है, जो क्लास में एक दूसरे के साथ बैठ कर के जो अनुशासन है, जो मर्यादा है, जो व्यवस्थित जीवन जीने की एक ढंग है। जैसा कभी आपने कहा कि 6 साल बीत चुके हैं, आज भी हमारे कुछ साथी, हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैं बाई चांस पहुंच गया या वहां हूं तो पता लगा कि शर्ट पहने हुए हैं और टाई भी लगा रखी है और उन्होंने नीचे हाफ पैंट पहन रखा है और अपनी किसी भी अवस्था में विराजमान है, क्योंकि वो केवल इतना ही दृश्यात्मक है। ये जो नई संस्कृति विकसित हुई है, ये लगातार नकारात्मकता की ओर हमें बढ़ा रही है। हमारी वो जो मर्यादा क्लास की थी, सामने अध्यापक का सम्मान था, शिक्षक के प्रति जो आदर्श, शिक्षक के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी, ये सब चीजें गौण होती जा रही हैं, लुप्त हो रही हैं। ज्ञान की जो बात अभी कोमल जी ने उठाई और आपने भी कही कि बहुत सारा इंटरनेट पर सामग्री है, बच्चा वहां से उठा लेता है और पढ़ लेता है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बच्चा तात्कालिक उठाता है,
उतनी ही समय के लिए उठाता है और उतनी ही जानकारी के लिए वो चीज उस पर खोजता है जो कभी स्थायी नहीं होती। जब किताब खोलता है, क्लास में अध्यापक सामने है, नहीं भी है, तो फिर उसके एक पन्ना आगे भी देखता है और पीछे का भी देखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन ठीक वैसे ही है जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि हम बनाना शेक जो पीते हैं, पेट तो भर जा रहा है, वो सुकून है, हमने पेट भर पी लिया। अब उस बनाना शेक में केले का स्वाद नहीं है विभाजी, उसमें बर्फ का स्वाद है, उसमें और तरह की खुशबू के और जो सर साधन पदार्थ सर मिलाए गए ठीक उनका है स्वाद है। सर, मुझे आपसे एक प्रश्न और पूछना है, लेकिन मैं आपको जी जी जी। सर 180 देश ऐसे हैं अमेरिका से लेके चाइना तक जहां पर ऑनलाइन शिक्षा होती है, और वो देश डिजिटल क्षेत्र में कहें या तकनीक के क्षेत्र में कहें, वो बहुत आगे हैं। और जब बहुत आगे हैं वहां पर आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें, वो भी बहुत आगे हैं, तकनीक से बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। ये देखने के बाद भी तब भी आपको ये नहीं लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए या स्कूल के साथ जोड़ना चाहिए, जिससे तकनीकी ज्ञान और बढ़े और भारत का जो है वो अलग जो उसकी शिक्षा प्रणाली है वो अलग लेवल पे जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहती हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से आपने उसको रखा है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये डिजिटल जो एजुकेशन की प्रक्रिया है, ये सबसे पहले स्वीडन ने शुरू की थी विभाजी, और उन्होंने ये कहा था कि हम अपने एलकेजी से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चे को डिजिटलाइज्ड कर देंगे पूरी तरह। और बड़े गर्व के साथ में ये कहूंगा कि स्वीडन ने 100% बंद कर दी और ये कह दिया कि 4th क्लास तक डिजिटल बच्चे को मोबाइल और नेट हमें अब देना नहीं है, और हमने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक वैसे ही आज से तकरीबन 15 वर्ष पहले, बल्कि और वर्ष पहले, हमारे देश में एक प्रयोग किया गया था, सीसीई लाया गया था, और वो आज पूरी तरह भारत की शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया गया। हम प्रयोगात्मक जो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, हर दिन एक नया प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब आती है बात कि डिजिटल पूरी दुनिया हो रही है, 180 देश हो रहे हैं। कोमल जी ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो फिर 2 मोबाइल चाहिए। क्या भारत में आज ये परिस्थिति है कि सभी इस बात के लिए सक्षम है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल उपलब्ध करा पाए? क्या भारत में आज ऐसी परिस्थिति है कि ग्रामीण परिवेश में बिजली भी इतनी पर्याप्त हो कि बच्चे अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में, जैसा कि अभी आपने कहा, बहुत अच्छी तरह से आपने मैनेज किया कि आप अपना माइक म्यूट करिए, अब आप अपना कैमरा बंद करिए, अब आप तभी बोलेंगे, अब आप इतना ही बोलेंगे। ये जो मर्यादा है, ये जो अनुशासन है, ये बच्चे को कैसे आप समझाएंगे? बच्चा तो बाचाल है, बच्चे के पास तो दुनिया खुली पड़ी है, आप कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? जापान ने किया है, जापान ने किया है, हमारे यहाँ नहीं है वो। आज पूरे विश्व में, जैसा कि आपने वैश्विक स्तर की बात की, तो पूरे विश्व में इंटरनेट सबसे ज्यादा भारतीय बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में इतना इंटरनेट का प्रयोग दुनिया के किसी कोने में बच्चे नहीं कर रहे जितना भारत में कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे आज खड़े कहाँ हैं? वो आपने मर्यादा, वो अनुशासन, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो विश्वास आपने अभी जंतर मंतर पर महसूस किया होगा। ये जो हमारी पीढ़ी है, ये सारी इंटरनेट, यूट्यूब और अन्य अन्य साधनों से संपूर्ण होकर के वहां पहुंची है। सोशल मीडिया पर जो वो प्रचार कर रहे हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा का एक स्वरूप आपको देखने को मिला, जहां पूरी तरह मर्यादाहीन होकर के हमने बातें की। तो मुझे लगता है कि ये अनुशासन, यदि वहां पर कोई भी एक शिक्षक होता तो कम से कम उसके 40 क्लास के बच्चे ये मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। तो मैं असहमत नहीं हूं, प्रगति से कहीं मैं कहना चाहिए कि दूरी नहीं रखना चाहता, लेकिन उसकी जो बाध्यताएं हैं, सीमाएं हैं, वो तय कौन करेगा? वो हमारी सरकार नहीं तय कर पा रही
कि किस वर्ग के, किस उम्र के, किस स्वरूप के बच्चे को हमें नेट देना है। क्या विसंगति है विभा जी, आप मुझसे बेहतर माँ हैं, आप जानती हैं, कोमल जी जानती हैं, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, कि आज 1.5 वर्ष की बच्ची की उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर जिस तरह चलती हैं, मुझे लगता हमें आप में से किसी की नहीं चलती। वो बच्चे खाना उतनी ही देर खाते हैं जितनी देर मोबाइल पर उनकी उंगलियां नाच रही होती हैं। न वो दादी की अब कहानी सुनना चाहते हैं, न माँ के लाड़ को समझना चाहते हैं, न पिता के दुलार को जानना चाहते हैं। उन्हें बस, और इसका एक नकारात्मक पक्ष और रख दूं, आपने प्रश्न नहीं किया, फिर भी मैं आदत से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि वक्ता आपने बना दिया और उसमें भी प्रवक्ता बता दिया, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, विभा जी, हमारे बच्चे एग्रेशन में जीने लग गए। 2.5 वर्ष का बच्चा भी चाकू उठाने लगा है एग्रेशन में, और उसका एक बड़ा कारण है इंटरनेट पर दिखाए जा रहे कार्टून्स, टीवी पर आ रहे कार्टून चैनल्स, जिसमें हर समस्या का समाधान एग्रेशन दिखाया जा रहा है। चाहे वो सिंचैन आप देखें, चाहे वो छोटा भीम देखें, चाहे वो और जो अलग अलग आ रहे हैं, उन सब का समाधान बच्चा जो दे रहा है, वो बच्चा सीधे एग्रेशन के साथ और ताकत के साथ दे रहा है। ये हमने अपने बच्चों में मति में भर दिया। बच्चे इंटरनेट पर जो देख रहे हैं वो केवल रेसिंग कार देख रहे हैं, और गन वाले, कहना चाहिए कि नेट के जो उनके प्रोग्राम हैं प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, उन सब में यही तो है। सर एक गेम हम भी बात खेले मैं थे, और आप भी जानना खेले थे चाहती अपने हूँ। जमाने। ठीक है, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मुझे एक बात और जाननी है आपसे। आपने कहा बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं, आपने कहा कि बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, आपने कहा कि बच्चे वो सारी चीजें देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो सर, संभव है, अगर हम शिक्षा को ही बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर चूंकि ये समय ऐसा है, अजय सर फ्रीज्ड हो गए हैं, अ, ये समय ऐसा है जहां तकनीक से न आप अलग रह सकते हैं, न हम अलग रह सकते हैं, न हमारे बच्चे अलग रह सकते हैं। तो संभव है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा, ऐसी व्यवस्था की जाए कि एज ग्रुप में जो इंटरनेट का यूज है वो बांट दिया जाए, बाधित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तब जाके अगर ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करें तो हम बेहतर कल दे सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हमें कहीं ना कहीं मानक तय करने पड़ेंगे, हमें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी सरकार के लिए एक समस्या हो गई थी चाइनीज गेम, आप सबको पता है, तो सरकार ने उस समय कड़ा कदम उठाते हुए उनको एक झटके से बंद कर दिया। वो आवश्यक लगा, और वो गेम ही नहीं थे, उस पर सट्टा था, जुआ था, वो सब बंद कर दिया। तो इसी तरह हमें तय करना पड़ेगा कि हमें अपने 5 वर्ष के बच्चे को क्या दिखाना है और कितनी देर तक दिखाना है। हाँ, मैं आपके डिजिटल प्रोग्रेस की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की का समर्थन कर रहा हूँ। उसमें ये होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने कोई गेम 2 घंटे देख लिया है तो फिर अगले 24 घंटे तक उसके मोबाइल पर वो एक्ट ही ना हो। मैं तो इस तकनीक तक को चाहता हूँ कि अपने आप ब्लॉक हो, कि भाई आपने 2 घंटे सीन कर लिया, तो अब ये वाला गेम दोबारा आपके मोबाइल पे 24 घंटे दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही 12 वर्ष के बच्चे के सिलेबस को देखते हुए उससे जुड़ी हुई जानकारियां बच्चा देखे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी है, मैं भी उसका समर्थक हूँ। अब जो बात उठाई आपने कि आज के ज़माने में चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, ऐसे बहुत सारे हैं, इन सब पर जो सामग्री है, साधन है, बहुत आवश्यक हैं, बहुत सहयोगी हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कभी कभी आवश्यकता मुझे पड़ती तो मैं भी उससे उठाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन वो तात्कालिक सहयोग है, वो स्थायी नहीं है। तो उस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन शिक्षा, आज पूरे अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े दुखी मन से एक इंस्टाग्राम पर रील डाली, अपना संदेश दिया कि हम इस भाषा के विरोध में हैं और इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए थी। ये सब हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन
और ऑफलाइन का। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मुझसे परिचित हैं, उन्होंने शायद देखा भी है, समझा भी है। सर आपने जी जो कहा, मैं इस बात से समर्थन नहीं करती हूँ कि बच्चे ऑनलाइन चीजें सीख रहे हैं। ऑनलाइन चीजें, जो गालियों की बात हम कर रहे हैं, हालांकि ये हमारे इस विषय से अलग बात है, हमारा विषय ये नहीं है आज का, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों पर ये सारी चीजें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करती कि टीवी या नेट के थ्रू बच्चे ये सब चीजें सीख रहे हैं। बच्चे घरों में सीख रहे हैं, बच्चे सड़कों पर सीख रहे हैं, बच्चे समाज में सीख रहे हैं, बच्चे देश में सीख रहे हैं, बच्चे दुनिया में सीख रहे हैं। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सवाल ये है सर कि ऑनलाइन शिक्षा विकल्प नहीं है, शिक्षा प्रणाली का विकल्प नहीं है, जो कि डॉक्टर तनेजा ने लिख के भेजा है, लेकिन हम इसे अपनी शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकते हैं ताकि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके। तकनीक, जितना ज्यादा तकनीक का ज्ञान होगा, आने वाले समय में भारत उतनी उत्तरोत्तर तरक्की करेगा। इस बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा प्रश्न है आपसे। विभा जी, शिक्षा की और शिक्षण की जब बात आती है तो उसमें एक और शब्द आता है, शैक्षणिक सामग्री। समय समय पर सरकार और शिक्षा विभाग और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समय समय पर किस शैक्षणिक सामग्री को सहयोगी के तौर पर बच्चों को दिया जाए और बच्चों से उसमें काम कराया जाए। जैसे आपने जब शिक्षा सामग्री की थी तो आप फाइल बना रहे थे, अब बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आपने फाइल अपने हाथों से, कलम से और स्केच से, पेन पेंसिल का प्रयोग करके बहुत सुंदर सुंदर फाइलें बनाई, प्रोजेक्ट बनाए। तो सर ये तो समय परिवर्तन है ना सर, समय का। तो नहीं, वो होना चाहिए, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। आज बच्चे पीपीटी प्रोजेक्टर पर बना करके प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको मैं सहमति मानता हूँ, लेकिन उसको मैं आधार बना दूं, ऑनलाइन शिक्षा का स्थायी भाग बना दूं, उसके लिए मैं सहमत फिलहाल नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर 80% आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो 20% ऑनलाइन दीजिए। बच्चा जाने, तकनीक को समझे, वैश्विक स्तर पर जो विकास यात्रा है उसमें वो सहभागी बने। सर यही एक बात है कि दोनों को मिलकर अगर काम करने का अवसर मिले तो एक सिनेरियो अलग होगा। दोनों को मिलना है। आप माँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और आपके पास आती हूँ थोड़ी देर में, बहुत देर से कोमल जी बैठी हुई है। तो कोमल जी, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी चल रहे होंगे और आपसे यही सीधा प्रश्न है कि जब ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है और एक माँ का जो एक रोल होता है घर में बच्चों के प्रति, एक अलग डर सा होता है, डर की भी बात हम करते हैं। तो क्या इन 6 सालों में आपके साथ या आपको कभी उस तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ा जिसका डर आपके अंदर है और आपको लगता है कि नहीं, ये ऑनलाइन शिक्षा उतनी बेहतर नहीं है बच्चों के लिए? कोई एक वाकया अगर आप हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं तो शायद इस जो प्रश्न और जो विषय है उस विषय को हम और अच्छे से पकड़ पाएंगे। जी देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के अलावा अगर जो बच्चे मोबाइल्स का यूज कर रहे हैं, उसमें जो आप मोबाइल को एक कंटेंट, मैंने क्या कर रखा है बच्चों के साथ, एक टाइम फिक्स कर रखा है कि पूरे दिन में आप 15 to 20 मिनट्स के अलावा आप अपने मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। और कंटेंट्स भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, लेकिन आज यूट्यूब पर उसके साथ साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, वो बच्चा खोल लेता है, उससे इंस्टॉल कर लेता है। ये सब चीज जो है ये सरकार को बैन कर देनी चाहिए, जिससे कि वो एक्स्ट्रा चीजें जो है वो उसमें अपना यूज ना कर सके, जिससे कि उससे वो परेशान, मतलब बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, दूसरी चीजों को अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि पेरेंट्स तो अपनी तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ही, तो सरकार को भी इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी से लेकर के 15 to 16 ईयर्स के बच्चे हैं,
उनके लिए मुझे जहां तक लगता है ऑनलाइन क्लासेस की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक इमरजेंसी कंडीशन में ही वो होना चाहिए। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं, शिक्षक के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं, तो उससे उनमें अनुशासन भी आता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास वहीं संभव है। घर पर रह करके वो एक ऑनलाइन कंटेंट्स वगैरह देख करके अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कोमल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपसे हाँ जी। बताना चाहती हूँ। एक बच्चा है जो 11वीं में है, ठीक है, विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा है। हाँ जी। स्कूल से आने के बाद वो विद्यापीठ जाता था, हफ्ते में 4 दिन उसके क्लासेस होते थे, और वहां से आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था। उस बच्चे ने ये कहा कि मुझे ऑनलाइन शिक्षा लेनी है, वही पढ़ाई जो ऑफलाइन होती है, ट्यूशन में जाकर, शिक्षण संस्थान में जाकर, वही पढ़ाई मुझे ऑनलाइन लेनी है, क्योंकि मेरा समय जो है और मेरा जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा और मेरा समय नष्ट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता, जितने भी स्कूल की जो पढ़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन और भी जितनी शिक्षण संस्थान है या और जो तैयारियां होती हैं वो अमूमन ऑनलाइन हो रही हैं, तो बेहतर नहीं होगा उसको अगर अपनी शिक्षा प्रणाली से जोड़कर देखें, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो समय जो देखिए, है। अगर जी। थ्योरेटिकल स्थिति में देखा जाए कि कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, वो आप ऑनलाइन कितना भी अच्छे से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल चीजें होती है, जो प्रयोगशालाओं में वर्क होता है, आर्ट का वर्क होता है, वो बच्चा ऑनलाइन उसको नहीं सीख सकता। वो बच्चा उससे शिक्षक की प्रेजेंस में ही सीख सकता है। जब शिक्षक उसे सामने गाइड करता है, उसी से वो लैब्स में प्रयोग कर सकता है, तभी उससे वो सीख पाएगा। अगर आप ऑनलाइन उसको दिखा देंगे अगर कि ये केमिकल यूज करना है, ये ऐसे करना है, तो वो बच्चा उसको घर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए एक ये है कि शिक्षक का साथ होना इसलिए जरूरी है। अब वो 11th क्लास का स्टूडेंट अगर थकता है, अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत कैलिबर है। आज अगर वो करना चाहें, क्योंकि हम लोगों ने तो उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है कि आप ऑनलाइन जाओ और थक थक गए हो तो ऐसा कर लो। नहीं, उन्हें हमें बल्कि मोटिवेट करना चाहिए, नहीं तुम्हें जाना चाहिए स्कूल और कुछ भी करके एक्टिव रहना चाहिए। ये मेरा कहना है। नहीं, स्कूल तो बच्चे जाते हैं, दूसरे शैक्षणिक संस्थान की मैं बात कर रही हूँ कोमल जी। स्कूल तो बच्चे जाते ही हैं, स्कूल की तो जो पढ़ाई है वो तो चल रही है। हाँ, तो उसके लिए मैंने उसके ये भी कहा अलावा कि भी अगर कोई समझदार हाँ, बच्चा है जो इंटेलिजेंट है बहुत और अपना टाइम सिर्फ क्लासेस में ही दे, तो वो उसके लिए कर सकता है। अजय सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जी। अगर ऑनलाइन शिक्षा को थोड़ा-सा बढ़ावा दिया जा रहा है या और बेहतर समय की माँग अगर हम मान लें, तो सरकार की ओर से क्या कदम होने चाहिए जो और बेहतर हो सके और बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो? मानक तय करने पड़ेंगे। जैसा कि अभी आपने विद्यापीठ के बच्चे का जिक्र किया, तो उसके सिस्टम में देखिए सबसे बड़ी चीज है जो अभी कुछ देर पहले आपने कही थी गाली को लेकर के कि बच्चे परिवेश से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं। तो यहाँ पहली बात यह है कि उस बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, उसके परिवार का जो सांस्कृतिक वातावरण है वो कैसा है। अगर वो अच्छा है, एक ऐड आया करता था बहुत साल पहले विभाजी दूरदर्शन पर डिटॉल का, उसमें ग्रीन कलर का एक सर्कल बना होता था और उसमें एक ऐड था कि सुरक्षा कवच, अगर आप घर से बना करके चलते हैं तो बाहर के बैक्टीरिया और वायरस आप पर इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं बिल्कुल बस वो एग्जाम्पल यहाँ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अगर पारिवारिक वातावरण सकारात्मक है, संस्कार बच्चे ने प्राप्त कर रखे हैं, तो बच्चा घर में ऑनलाइन शिक्षा लेते हुए भटकेगा नहीं। प्रतिबंध वहां भी आवश्यक है। और ऑनलाइन शिक्षा को मैं थोड़ा सा और व्यापक दृष्टि में रखूं तो हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, हमारे पूर्वजों को ये पता था विभा जी कि हम साक्षात जब तक स्वरूप नहीं देख लेते तब तक हम नतमस्तक नहीं होते।
हमारा पूरा धर्म जो है ना, हमने अपने ईश्वर को साकार रूप में इसीलिए हमारे पूर्वजों ने रखा था कि हम उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं और हम फिर नतमस्तक हो जाते हैं। और जब हमें सामने कुछ नहीं है और ये कहा जाए अब आप मौन धारण करिए और मति को आंख बंद करके महसूस करिए कि ईश्वर है, तो फिर मन भटकता है, मन व्यग्र होता है, बेचैन होता है, और हम कहाँ से कहाँ की यात्रा कर बैठेंगे ये हम नहीं तय कर सकते। तो मेरा जो उदाहरण है वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए बिल्कुल वही है कि ऑफलाइन में जब आप बैठे होते हैं, बराबर का आपका साथी बैठा है, शिक्षक बैठा है, जो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात की कोमल जी ने कि थ्योरी आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल के लिए तो आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और एक चीज और मैं कहूँ कि ऑनलाइन शिक्षा, अभी मैं 30 तारीख को एक और सत्र में था, मैंने जैसा कि जिक्र किया, वहां एक बात उठी थी कि गुरुता कहीं खतरे में आ गई। जब आप सामने होते हैं, अभी आप हमारे सामने विभा जी हैं, कोमल जी हैं, तो मैं बहुत संयमित शब्दों का प्रयोग करूंगा। और जब हमारे जो पीछे हैं, राजीव अग्रवाल जी हैं, संजय पोद्दार जी हैं, मिश्रा जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, सुरेंद्र सागर जी हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं तो मैं कुछ भी प्रयोग कर सकता हूं। तो यही ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क है जो मानसिक स्तर पर बच्चों पर पड़ रहा है। तो मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन उसको स्थायी आधार, जो आपने प्रश्न आपका जहां है, मैं बार बार उसको देख रहा हूं, स्थायी भाग बनाने के लिए मेरी सहमति नहीं है। सहयोगी की भूमिका में आपका ऑनलाइन रहे। उदाहरण के तौर पर आप दो माताएं यहां बैठी हैं, आपको ये पता है कि बच्चे को कब एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना के देना है, कब पराठा देना है, कब नहीं देना है। यही ऑफलाइन और ऑनलाइन है। आप नियमित पराठा बच्चे को नहीं देते। बच्चे की तो इच्छा है कि मुझे चाहिए, बच्चे की तो इच्छा है कि मुझे पास्ता रोज खिला दो, लेकिन माँ को मालूम है कि अगर ये रोज खाएगा तो इसकी शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो वो जो बैरियर है, वो जो एक व्यवस्था है, मानक है, वो कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा, जो अभी हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। जो शैक्षणिक संस्थान जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, दुनिया के कोर्सेज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, नीट के, जेई के, जेआरएफ के, बहुत सारे। मैं उसमें भी ये कहूँगा, बहुत कड़वी बात कहूँगा विभा जी, मैंने उसमें व्यक्तिगत कार्य किया है और अनुभव लिया है, केवल 15% सकारात्मक रिजल्ट है उसका। और आप जान के आश्चर्य करेंगे, मैंने ऑनलाइन से अपनी विदाई इसीलिए की कि बच्चा अगर मुझे नहीं प्रॉपर देख रहा है, मेरे प्रश्न का वो उत्तर प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो मैं बात किससे कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अब वो कह रहा नहीं जी हमने तो आपका रिकॉर्ड लेक्चर सुन लिया, कभी भी सुन लूंगा। फिर वो बैठा हुआ है, अर्धनग्न अवस्था में बैठा है, खा रहा है, आधा लेटा है, सो रहा है। और मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं कि हमारा बच्चा कान में लीड लगा करके, मोबाइल जेब में लेकर के वॉशरूम में भी बैठ करके सुन रहा है। ये शिक्षा का आधार नहीं हो सकता, ये ज्ञान की परंपरा नहीं हो सकती। आप सीख नहीं सकते, आपको मर्यादा और अनुशासन रखना ही पड़ेगा, और वो ऑफलाइन ही देगी। सर एक सवाल और मेरे मन में है, वो आप बिल्कुल बिल्कुल दागिए आप प्रश्न अपना। सर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जितनी भी हैं, वहां पर ज्यादातर ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन हो रहा है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन सिखाया जाता है, कंपटीशन भी ऑनलाइन होते हैं। आजकल कंप्यूटर से ही प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा दोनों शिक्षा को बैलेंस बना के चलें तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा बेहतरी हो सकती है? और अगर मेरी सहमति हो जाएगी तो फिर ये दिल्ली भरी पड़ी है कोचिंग सेंटर्स से, जहां लाइन लग करके बच्चे एडमिशन लेने के लिए बैठे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो। अब कोरोना काल आया और आपके दिल्ली में, चूंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में कम से कम पिछले 2 वर्षों में 4 से 5 दुर्घटनाएं ऐसी घटित हो गई जिसमें बच्चे हमारे संसार को छोड़कर चले गए। चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो करोल बाग हो, चाहे वो सीपी का दृश्य रहा हो, चाहे वो उत्तम नगर की दुर्घटना रही हो। माता पिता डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये सहमति दे दी
कि बेटे आप घर बैठ करके क्लास ले लो। मैं सहमत नहीं हूं कि ऐसी बारिश में, ऐसे भूचाल में आप बाहर जाएं, वो एक मजबूरी है। लेकिन आज भी क्लास की जो पढ़ाई है ऑफलाइन है, हाँ उसमें मैं ये मानता हूँ कि उनके जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा मैटर है, यूट्यूब चैनल पर वो डाल दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, सुन रहा है। और मैं स्वयं दृश्यात्मक परिस्थिति में देखता हूँ कि यूट्यूब पर अवध ओझा जी को सुना जा रहा है, साथ में टीवी भी चल रही है, बात में बीच में माता जी का संवाद भी चल रहा है, और पिताजी आ गए तो उनके मित्रों के साथ भी संपर्क चल रहा है और क्लास भी ली जा रही है। तो ये जो 4 दिशाओं में बच्चा भटक रहा है ऑनलाइन में, इसके लिए बहुत मजबूत अगर डिटॉल का सुरक्षा कवच है तो ही बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं तो वो केवल ओस चाट रहा है विभा जी, वो पानी नहीं पी रहा है। और ये आप और हम देख रहा हूं और रोज परिणाम देख रहा हूं, बहुत विषम परिस्थितियां हो रही हैं शिक्षा व्यवस्था की। सहयोगी की भूमिका के लिए मेरा 100% समर्थन है, लेकिन स्थायी भाग के लिए मेरा 0% समर्थन है, बहुत स्पष्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने स्पष्ट बातें कही हैं अभी जी। और हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ उषा मिश्रा जी लगातार बनी हुई है, निरुपमा जी लगातार बनी हुई है, डॉक्टर तनेजा लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। थोड़ा सा समय और अपना दीजिए क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। संतुलन की बात हो रही है जी। कोमल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और अगर सीधे शब्दों में अगर एक प्रश्न माँ की हैसियत से या शिक्षिका की हैसियत से या एक मानव जाति की हैसियत से अगर आपसे हम पूछें तो 2 बड़े नुकसान आप क्या बता सकती हैं ऑनलाइन शिक्षा के को अगर हम एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दें, स्थायी रूप अगर हम जो हमारा विषय है, तो 2 बड़े नुकसान आपको क्या लगते हैं? क्या मतलब, क्योंकि आप और अजय सर दोनों सहमत नहीं है, और दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर महेश चंद्र हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, कुछ तकनीकी कारण की वजह से उनके विचार हम नहीं जान पाए। हो सकता है संभवतः वो पक्ष में होते और आप दोनों विपक्ष में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये चर्चा एक तरफा जा रही है ना। लेकिन मैं हूं ना, मैं तो संतुलन बनाने का काम करूंगी, तो निश्चिंत रहिए आप सभी। कोमल जी, 2 बड़े कारण क्या आपकी नजर में है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं होता है। मानसिक विकास इन द सेंस कि जब वो बच्चों के साथ रहता है तो वो अपने बराबर के बच्चों के साथ एक्टिविटीज करता है, उससे उसका डेवलपमेंट, एक मेंटली डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो पाता है। और दूसरा, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे खुद ही शिक्षक को तंग करते हैं। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे अपने आप ही बीच में कभी माइक ऑफ कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, बीच में साइड में चैट लगा करके चैट करने लग जाते हैं, अदर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे डिस्टर्बेंस से ना तो वो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना शिक्षक पढ़ा पा रहा है, ना वो खुद स्वयं पढ़ पा रहा है। तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर यही है ऑनलाइन शिक्षा का, कि उनका मानसिक नहीं बैठ पा रहा। और दूसरा है कि वो मोटिवेट भी नहीं हो रहा है। स्कूल जाता है, शिक्षक उसको मोटिवेट करता है, उसका मूल्यांकन करता है, ऑब्जर्व करता है उसको कि फिजिकली वो किस तरह प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और वो किस तरह से क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है, उसको देख करके वो उसके बारे में उसे मोटिवेट करता है। तो वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षक आधा टाइम तो अपना यही करने में कि कौन बच्चा प्रेजेंट है, कौन नहीं है, और कौन ऑफलाइन जा रहा है, किसी को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, तो वो जो शिक्षक हैं वो उसे प्रॉपर नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं इसके लिए स्थायी रूप से तो यही 2 बड़े नुकसान बताना चाहूंगी। जी, कोमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी राय में एक प्रश्न दर्शक की ओर से आया है। जी।
संजय जी का एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी राय में कौन सी शिक्षा पद्धति सही साबित हो रही है, इस तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन? अब आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर तो शुरू से हम जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि दर्शक का प्रश्न है तो उसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। जी। संभवतः ये प्रश्न संजय पोद्दार जी का है और मैं इस प्रश्न का उत्तर ये दूंगा कि एक की तरफ यदि आप आंख उठा करके निरंतर देखते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ सूर्य और चांद है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की महत्ता है और दोनों की प्रासंगिकता है। हाँ, आप अगर केवल एक को ही देखकर रह जाएंगे कि मैं केवल ऑफलाइन के लिए कह दूं या केवल ऑनलाइन के लिए कह दूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ना आवश्यक है और ना ही इस परिवेश में प्रासंगिक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्थायी भाव जो है वो ऑफलाइन रहना चाहिए, सहयोगी के तौर पर ऑनलाइन होना चाहिए जो आवश्यक है। अतिरिक्त शिक्षा के लिए, अतिरिक्त ज्ञान के लिए आप सहयोगी के तौर पर ऑनलाइन को प्रयोग करें। जैसा कि प्रश्न आया है, मैं केवल एक बात इसमें और जोड़ दूं कि बच्चे को विद्यालय न भेजा जाए वर्ष भर, ऑनलाइन उसको सब कुछ दिया जाए। बच्चा घर में रहेगा, माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे, मेरा बेटा मेरा सपूत मेरी आंखों के आगे है, और फिर ऑनलाइन उसका एग्जाम ले लिया जाए। मुझे लगता है कि एक वर्ष के अंदर बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से बीमार हो जाएगा। तो बचना पड़ेगा, मुझे हम सबको बचना पड़ेगा। और ऑनलाइन ने मानसिक विकृति भी ला दी है। पिछले 6 वर्ष में यदि आप देखेंगे हमारे बच्चों के मानसिक स्तर को, जो घर में बैठ कर के ऑनलाइन परमानेंट, और मैं थोड़ा सा और गंभीर अगर इस मुद्दे को और चर्चा को बना दूं तो विभा जी, हमने और आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने देखा होगा कि हमारी पुस्तकों में कभी भी लाल रंग का प्रयोग नहीं होता था। पुस्तकों की छपाई ब्लैक कलर से, ब्लैक स्याही से होती थी। लाल रंग बहुत एनर्जेटिक होता है और वो एग्रेशन देता है, और केवल धार्मिक पुस्तक हमारी छपती है लाल रंग में, जो ये जानना चाहती है कि कितना एग्रेशन और आपके डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी आप कितनी देर तक उससे टिके रहते हैं, तभी आप उस परमात्मा तक पहुंचेंगे। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है और हमारे हाथ में टैब है, हमारे हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप है, ये एनर्जी का भंडार है, इसमें आग है। आप निरंतर अगर इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी आंखें और आपकी ये मति दोनों डिस्ट्रक्ट होने लग जाएगी, डिस्ट्रक्शन की तरफ आप चले जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि शांति प्रियता की तरफ चलें, पुस्तक हाथ में लें, सफेद कागज की लें, उस पर काली स्याही का जब आप पढ़ेंगे तो मानसिक स्तर आपका सुधरेगा, सकारात्मकता आपकी केंद्रित होगी। और यही डिस्ट्रक्शन है जो हमारे बच्चों के चेहरों पर, उनके शारीरिक सौष्ठव पर दिखने लगा है। पिछले 5 से 7 वर्षों में अगर आप भारत का ही देखेंगे, मैं किसी भी दिशा में जाऊं, चाहे नशे की तरफ जाऊं, चाहे आत्महत्या की तरफ जाऊं, चाहे मानसिक विकृति की तरफ जाऊं, अवसाद की तरफ जाऊं, इसका एक बड़ा कारण है कि बच्चा जब घर से निकलता था तो अपने दोस्त को जरा सा चेहरा उदास देखा तो दोस्त से बात कर लेता था, और अब जब वो अपने मोबाइल पर और फेस टू फेस, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम समाधान और निदान करने की बजाय हम और प्रश्नों को जागृत कर दे रहे हैं, जो खतरनाक है। तो मैं पुनः ठीक वैसे ही कहूँगा। और आपने परीक्षा की बात की है, करोल बाग और यूपीएससी और नीट और जेई की बात की है, तो मैं इतना कहूँगा कि प्री और मेंस ऑफलाइन है, इंटरव्यू ऑनलाइन है। भूमिका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की है। इंटरव्यू भाग्य है और ऑफलाइन यानी प्री और मेंस आपका पुरुषार्थ है। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम सूर्य और चांद को साथ लेकर के जीवन में प्रगति करते हैं। और कोई प्रश्न?
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और निरुपमा जी ने बहुत अच्छी बात लिख कर भेजी है, उसका उत्तर भी हम देंगे। क्या एक फौजी को ऑनलाइन शिक्षा देकर सरहद पर लड़ने के लिए भेजा जा सकता है? निरुपमा जी, बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन आज के समय में एक फौजी को तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता उतनी ही है जितनी शारीरिक बल की आवश्यकता है। तो बैलेंस लेकर चलने वाली बात है। और अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी जी को, जो कि शिक्षा निदेशालय से जुड़े हुए हैं, और कोमल शर्मा जी एक माँ की हैसियत से आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्र जी नहीं जुड़ पाए हैं, और लेकिन हम उनके विचार भी नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। आज हमने बात की कि ऑनलाइन शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्थायी भाग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सिरे से दोनों वक्ताओं ने नकार दिया है। तो एक प्रश्न फिर वही है कि अगर तीसरे वक्ता होते तो वो अपनी बात किस रूप में रखते। लेकिन बात यहाँ वही है कि तकनीक की उतनी ही जरूरत है जितनी संस्कार की जरूरत है। और संस्कार स्कूल में बच्चे जब जाएंगे, अनुशासन तब वो सीखेंगे जब वो जाएंगे। और तकनीकी ज्ञान अगर उनके पास है तो वो दुनिया फतेह कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों को बराबर दर्जा देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे जो वक्ता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं। बहरहाल बात वही है, दोनों को बैलेंस बनाने की। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातचीत हुई और बहुत एक अच्छा निष्कर्ष निकला है आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। एक विशेष बात और बताना चाहती हूँ आप सभी को, ये चर्चा बहुत सार्थक रही। हमने अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर गौर किया और कोई ना कोई नतीजा जो हम हमेशा निकालते हैं उस नतीजे तक हम पहुंच गए हैं। अंत में एक छोटा सा संदेश, चूंकि कार्यक्रम जब खत्म होता है तो हम संदेश मांगते हैं। और सर आप थोड़ा सा बैठें, क्योंकि अभी आपको जाने का मतलब जाने की इजाजत नहीं है। एक छोटा सा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं? कोमल जी, आप भी एक छोटा सा संदेश तैयार रखें, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में संदेश मांगते हैं अपने वक्ताओं से। तो सर, आपका स्वागत है। आज की इस पूरी सत्र की परिचर्चा का मैं, और जो संदेश की बात है, तो विभा जी, मैं आपके संस्थान के माध्यम से संदेश केवल इतना ही देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम अपने स्वाद के अनुसार सब्जी में और खाद्य पदार्थों में नमक और मिर्च का प्रयोग करते हैं, बेस हमारा आटा और सब्जी ही है, लेकिन स्वाद के अनुरूप हम नमक और मिर्च का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमने, जैसा आपने अभी सैनिक की बात की थी, आपका किसी साथी ने प्रश्न किया था, सैनिक का उस भूमि पर खड़ा होना आवश्यक है। तंत्र के साथ, विज्ञान के साथ उसका जुड़ना बहुत आवश्यक है। प्रगति के लिए, विकास के लिए जुड़ाव बहुत जरूरी है। तो बस मेरा संदेश यही होगा कि दोनों के साथ तालमेल की आवश्यकता है, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, या जीवन की कोई भी दिशा हो, दशा हो, बिना संतुलन के, बिना तालमेल के जीवन की यात्रा या जीवन, देश की विकास यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। तो पूरे बिना पक्ष को लिए, बिना विपक्ष को लिए, निष्पक्ष होकर के इतना ही कहूँगा, संतुलन केंद्र में होना चाहिए, तराजू के तौर पर होना चाहिए। बस इतना ही कहकर के बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोमल जी, क्या कहेंगे? इस परिचर्चा के बाद मेरे हिसाब से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऑनलाइन शिक्षा को एक ऑफलाइन शिक्षा के पूरक के रूप में और एक अलग सेपरेट उसमें काउंट किया जाए, और दोनों में बैलेंस बना करके ही उसका उपयोग किया जाए। अगर हम कंटिन्यूशन में उसका ही केवल उपयोग करेंगे तो वो बच्चों के लिए हानिकारक ही होगा। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही यही था कि इस परिचर्चा को हम इस तरीके से लेकर जाएं कि एक संतुलन की बात हम करें। संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी
प्रकार से सृष्टि को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रकृति को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। और वही संतुलन अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पद्धति के बीच में लेकर आए तो बेहतर कल की परिकल्पना हम कर सकते हैं। आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात, मस्ती का बटुआ आ गया है यूट्यूब पर, बच्चों का हमारा चैनल, और उसे मैं चाहूंगी कि जिस तरह हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली को आपने प्यार दिया, दुलार दिया, सहयोग दिया, वैसे ही इस नए पौध को पनपने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा है चैनल। और उसमें बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे हिंदी से दूर भाग रहे हैं, जिनको हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती, वो सारी कविताएं किसी किताब में नहीं है, कवि के कल्पना की उपज है, बहुत सुंदर है। आप जरूर देखें मस्ती का बटुआ। और अगली बार परिचर्चा लेकर फिर उपस्थित होंगी अलग विषय के साथ, अलग वक्ताओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।